उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखवा में की मां गंगा की पूजा अर्चना। हर्षिल की सुंदर वादियों का लिया जायजा, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन। प्रश्नकाल में संबंधित मंत्रियों ने विधायकों के सवालों के दिए जवाब। भोजन अवकाश के बाद बजट अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। भाजपा विधायक दल के नेता के चयन की कवायद तेज। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद के लक्ष्मण बनाए गए पर्यवेक्षक। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राज्य के 5 दिवसीय दौरे पर। और रांची में डीजीपी अनुराग गुप्ता से मिले सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह। राज्य में तेज होगा नक्सल उन्मूलन अभियान। सिमडेगा में 4 नक्सली पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। बाद में प्रधानमंत्री उत्तरकाशी के नजदीक हर्षिल से 3 किलोमीटर दूर मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा में पूजा अर्चना की। पाप विनाशनी मकर मावातामावाजात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनी यस्याभ्रविंदेयाम गामः संपूर्गानाम असपूर्वामृतमद्याम आस्तिनाद प्रमोदनम श्रम देवी मुपमे श्रीमामदे दुस्ताम काम सोस्मितां भिन्न प्रकारां मातां ज्वलन्ति पुत्रपतां सर्वेन्दिं पद्मेसितां पद्मन्नां ताम होपय्यं श्रीं स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुल गंगा मैया की जय। पापापहार दुर्गारि तरंगधारी स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री ने हर्षिल स्थित मुखवा के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। प्रधानमंत्री ने यहां शीतकालीन पर्यटन प्रदर्शनी को भी देखा। श्री मोदी ने उत्तरकाशी के हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देवभूमि उत्तराखंड में 12 मासी पर्यटन पर जोर दिया। अपने टूरिज्म सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना, 12 मासी बनाना, 365 दिन, ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। अब ऑफ नहीं, ऑन का जमाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड में 2 अहम रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। इनमें सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजनाएं शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन दोनों परियोजनाओं पर 6,811 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में इसके निर्माण से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं का समय बचेगा और उनकी यात्रा सुगम होगी। केदारनाथ धाम से देश दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। केदारनाथ धाम रोपवे परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने पर गिरिडीह के लोग भी हर्षित हैं। उनका मानना है कि इससे केदारनाथ जाना आसान होगा। उन्होंने केंद्र सरकार की पहल की सराहना की। केदारनाथ जाने के लिए वो रोपवे जो लग रहा है उससे गिरिडीह के सारे वासियों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। उम्मीद करते हैं कि सब कोई उसमें जाकर के अपना ये दर्शन पूजा कर सकते हैं।
हम गिरिडीह वासी इस खबर से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि रोप वे जो शुरू हो जाएगा वो किफ़ायती भी रहेगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर से जाना और बाकी चीज़ से जाना बहुत ही कठिन था और हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा महंगा भी था। रोप वे वो सस्ता रहेगा और सभी को जाने के लिए आसान हो जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। सदन में आज भोजन अवकाश के बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और इधर 27 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र की कार्यसूची में थोड़ा बदलाव किया गया है। पहले 17 मार्च सोमवार को सदन की बैठक निर्धारित थी, लेकिन अवकाश रहेगा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद तय किया गया है कि अब 17 मार्च को होने वाली बैठक 22 मार्च शनिवार को होगी। स्पीकर ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय से सदन को अवगत करा दिया है। इधर आज प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने जनहित के मुद्दों पर सदन में कई सवाल पूछे, जिनका प्रभारी मंत्रियों ने जवाब दिया। उस पर मंत्री जी का उस दिन जवाब था कि 2000 मिलता है, ये 3000 प्रावधानित है। ये प्रावधानित कब से इम्प्लीमेंट होगा? और जो दिव्यांग हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनको मिलता है 1000 रुपया। सपोज कोई महिला आज अगर मैया सम्मान योजना से आच्छादित है और उसका पति अगर एक्सपायर हो जाए तो क्या उसको 1000 कर देंगे? ये मतलब थोड़ा व्यवहारिक नहीं है अध्यक्ष। अच्छा, ठीक। मंत्री का जवाब इतना ही था। माननीय मंत्री जी, मैया योजना ही लगभग मैक्सिमम और उसको कंपैरिजन है महोदय, वृद्धावस्था पेंशन से या अन्य कोई पेंशन है उससे, दिव्यांग से, ऐसा कंपैरिजन है। इसलिए हम चाहते हैं महोदय कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, कंसेप्ट है अलग अलग, इसकी क्या कंसेप्ट है, उसकी क्या कंसेप्ट है, उस पर एक छोटी सी हम बात करना चाहेंगे। उसके बाद अगर विधायक जी अगर कोई राय देना चाहेंगे तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे महोदय। ये मैया योजना से वृद्धावस्था पेंशन योजना का कंपैरिजन इम्पॉसिबल, मुश्किल है। ये इसीलिए सर, क्योंकि मैया योजना का जो चीजें हैं, मैया योजना जो पैसा है वो कुपोषण को भी खत्म कर रहा है, वो बच्चों में हेल्थ को भी बेहतर कर रहा है, वो एजुकेशन भी ला रहा है और वो पलायन भी रोक रहा है। कैसे महोदय इसको हम लोग करेंगे, बात करेंगे। मैया माँ को एक्चुअली 18 से 50 तक है, तो 20-22 साल के बाद वो मैया माँ ही हो जाते हैं। विधानसभा परिसर में 3 दिवसीय रक्तदान शिविर चल रहा है। इस महादान के कार्यक्रम में मंत्री, विधायक, अधिकारी और कर्मचारी बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं। शिविर में स्पीकर के विशेष कार्य पदाधिकारी विवेक कुमार, राहुल कुमार, स्टेट प्रोटोकॉल ऑफिसर रविंद्र कुमार मिश्रा, प्रशाखा पदाधिकारी झारखंड विधानसभा के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची में गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन धुर्वा स्थित होमगार्ड के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान प्रांगण में किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गृह सचिव वंदना डाडेल समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जोनों में मुझे पूरा विश्वास है कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हमारे जवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने और एक दूसरे के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगा। मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं कि आशा करता हूं आप सभी पूरी खेल भावना के साथ इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा। नारी शक्ति से विकसित भारत की थीम पर आयोजित होने वाले इस दिवस को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक वीडियो संदेश जारी कर सभी लोगों से सहभागिता की अपील की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। महिलाओं के नेतृत्व में विकास सरकार का मंत्र है। राष्ट्रपति जी, जो कि खुद ही महिला सशक्तिकरण की एक आदर्श प्रतिमूर्ति हैं, के सानिध्य में हम सब मिलकर इस अवसर को नारी शक्ति से विकसित भारत की थीम पर एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में मना रहे हैं, जिसका लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन तथा मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी होगा। मैं आप सभी को इस विशिष्ट समारोह का साक्षी
सहभागी बनने के लिए आमंत्रित करती हूँ। भाजपा विधायक दल के नेता के चयन की कवायद तेज हो गई है। भाजपा संसदीय बोर्ड ने इसके लिए 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा की है, जो आज शाम रांची पहुंचेंगे। पार्टी राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। मुख्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार पार्टी ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद के लक्ष्मण को पर्यवेक्षक बनाया है। ये दोनों रांची में विधायकों के साथ बैठक करने के बाद केंद्रीय संगठन को रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद केंद्र की अनुमति के बाद विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा हो सकती है। भाजपा के विधायक दल के नेता को झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिलेगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू राज्य के 5 दिवसीय दौरे पर कल रांची पहुंचे। श्री राजू का पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आज पलामू में पार्टी नेताओं के साथ संगठनात्मक मुद्दों पर बैठक करेंगे। इस दौरान पलामू, लातेहार और गढ़वा के जिला, प्रखंड और मंडल अध्यक्षों के साथ सांगठनिक मुद्दों पर विमर्श करेंगे। इधर पलामू जाने के क्रम में लातेहार के चंदवा में उनका पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। 5 दिवसीय झारखंड प्रवास के क्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बोकारो, गोड्डा और देवघर में आयोजित संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं 8 मार्च को रांची के मांडर में आयोजित होने वाले प्रगतिशील महिला किसान सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। आगामी 10 मार्च को देवघर में बैठक के बाद वो दिल्ली लौट जाएंगे। इन दिनों देश भर में छावा फिल्म की खूब चर्चा चल रही है। कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत पार्टी के कई अन्य सांसद और विधायक एक साथ छावा फिल्म देखने थिएटर पहुंचे। मौके पर पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। छावा फिल्म की कहानी मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। चलचित्र में जिसको कह रहे हैं इसको देख रहे हैं और इसको देख करके लगता है कि वास्तव में कितने क्रूर ये लोग रहे होंगे। बच्चों तक को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा। आतंक पैदा करने के लिए यूं ही मार काट मचाना, ये क्रूरता का सीमा रेखा से जिसको कहते हैं ना कि बहुत आगे चला जाता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 12 मार्च को राज्य मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने बताया है कि मंत्री परिषद की बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में होगी। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल झारखंड मंत्रालय में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अमरेंदु प्रकाश ने मुलाकात की। इस दौरान बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज बीरेंद्र कुमार तिवारी और माइंस सेल बोकारो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विकास मनवटी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी मौजूद थे। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। पोचका विधायक संजीव सरदार ने रांची में कल्याण मंत्री चमरालिंडा से मुलाकात कर जमशेदपुर स्थित करंडी के LBSM कॉलेज कैंपस में आदिवासी कल्याण छात्रावास में 100 बेड की नए छात्रावास के निर्माण की और इस पर मंत्री चमरालिंडा ने विधायक को आश्वस्त किया कि इस मामले में विभाग द्वारा जल्द पहल की जाएगी। सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कल पलामू अंतर्गत लेस्लीगंज के कमल केड़िया गांव पहुंचकर पिछले महीने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच मुठभेड़ में शहीद हेड कांस्टेबल महिमानंद शुक्ला के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सीआरपीएफ के डीजी और अन्य अधिकारियों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए परिजनों को मदद का आश्वासन दिया।
शहीद महिमानंद शुक्ला के सम्मान में गांव में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। इसमें मैं सम्मिलित होने, अपनी तरफ से, बल की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देने और देश की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापन करने में यहाँ आया हूँ। मैं उनकी सहधर्मिणी वीर नारी प्रिया देवी जी से भी मिला, उनके दोनों बच्चे अनुष्का जी से और आदित्य जी से भी मेरी भेंट हुई और बल की तरफ से मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हम हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे। राज्य में नक्सलियों पर बड़े प्रहार की तैयारी है। सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने रांची में पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान नक्सल विरोधी अभियान तेज करने की रणनीति बनी। राज्य में जारी नक्सल अभियान की भी समीक्षा हुई। इधर नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस और सुरक्षा बलों को लगातार सफलता भी मिल रही है। सिमडेगा में पीएलएफआई के 4 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं जो विभिन्न मामलों में वांछित थे। एसडीपीओ बैजू उरांव ने बताया कि ये नक्सली लेवी मांगने पाकरटांड थाना पहुंचे थे। सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर उन्हें धर दबोचा। पुनः 4 को लेवी का पैसा लेने के क्रम में आरानी जंगल तरफ से आशीष मिंज और अनमोल मिंज जो गोत्रा बेर टोली का है, वर्तमान में रांची में ही रहता है, सभी एक साथ अगल बगल में। दूसरा सुनील उर्फ तूफान, ये रांची का है, खैरवा कोचा रांची का है। उसके बाद सिद्धांत कुमार बड़ाई उर्फ एमजे सुमित खान, ये डोडिया करन थाना के हैं और वर्तमान वो सब रांची में रहते हैं। और एक राहुल उरांव बड़गाय, सभी सदर थाना क्षेत्र में रहते हैं। सभी को लेवी के पैसा लेने के क्रम में कल दिनांक कितना पैसा। सरायकेला खसावा के राजनगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 एक फाइनेंस कंपनी एजेंट भी शामिल हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से बायोमेट्रिक डिवाइस, हाउसिंग सर्वेक्षण फॉर्म, कलेक्शन शीट समेत अन्य चीजें बरामद की हैं। एडवोकेट एसोसिएशन ने झारखंड उच्च न्यायालय में कथित बाहरी व्यक्तियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने का विरोध किया है। इस सिलसिले में कल एडवोकेट एसोसिएशन की रांची में बैठक हुई। इस दौरान अधिवक्ताओं के नाम हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में भेजने की कॉलेजियम से मांग की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 6 मार्च से झारखंड हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 1, 3 और 4 की अदालत की कार्यवाही में भाग लेने से परहेज किया जाएगा। निर्णय की अनदेखी करने वाले अधिवक्ताओं के एसोसिएशन की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। गिरिडीह जिला को वाटर बॉडीज में उत्कृष्ट कार्य के लिए गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड समारोह में पिछले 2 वर्षों में वाटर बॉडीज में किए गए अनुकरणीय कार्यों के लिए देश भर के विभिन्न जिलों को आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसके आलोक में 450 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 16 जिलों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने जिले को यह सम्मान मिलने पर प्रसन्नता जताई। जीर्णोद्धार के लिए हम लोगों को कुछ राशि दी गई थी। हम लोगों ने इसको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी कि सामुदायिक भागीदारी के साथ में लेकर पानी पंचायत का गठन किया। 10% का जो इसमें खर्च था वो उनके द्वारा वहन किया गया और जो भी डिसिल्टेशन किया गया और इससे जो भी सिल्ट निकला उसको वो लोगों ने अपने खेत पे अपने पौधारोपण और खेती के लिए उपयोग किया और खुद के प्रयास से वो सभी पानी पंचायतों का जो भी हमारे वाटर बॉडीज हैं उसका साफ सफाई किया और उसको फिर से पुनर्जीवित किया। सरायकेला खसावा में आजकल बाहा बोंगा पूजा की धूम है। इस सिलसिले में 5 दिवसीय आयोजन हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गमरिया स्थित अपने पैतृक गांव में इसमें हिस्सा लिया और खुशियां मनाई। राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों से सर्द हवाएं पहुंच रही हैं, जिससे पारा फिर नीचे की ओर लुढ़कता दिख रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार तापमान में हालांकि अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। उसके बाद फिर ये पारा बढ़ना शुरू होगा। फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। यही स्थिति 9 मार्च तक रहने का पूर्वानुमान है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में 9 मार्च को भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा।
कल दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 50 रन से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबला दुबई में होगा। ग्रुप मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। ऐसे में टीम इंडिया का मनोबल फाइनल में ऊंचा होगा। जीतने के लिए 9 मार्च को दुबई के मैदान में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले दुबई में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई थी। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में यह 5वीं बार है जब टीम इंडिया इस प्रतियोगिता के लिए फाइनल में पहुंची है। आईसीसी टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबलों की बात कर लेते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम ने 2 बार भारत को हराया है। न्यूजीलैंड ने साल 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को हराया था। वहीं टीम 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी टीम इंडिया को हराने में कामयाब रही थी। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। छह मार्च साल 1957 को घाना देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता से पूर्व घाना ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। घाना गिनी के खाड़ी पर स्थित पश्चिमी अफ्रीका का एक प्रजातंत्र देश है। यहाँ रहने वाले निवासी मुख्यतः निग्रो जाति के हैं। अक्रा घाना की राजधानी होने के साथ ही इस देश का सबसे बड़ा शहर है। इस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पश्चिम में आइवरी कोस्ट, उत्तर में बुर्किना फासो और पूर्व में टोगो से मिलती हैं। घाना शब्द का अर्थ है लड़ाकू राजा। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अंकोबरा और वोल्टा नदियों के किनारे अधिक मात्रा में की गई सोने की खोज के कारण इस देश को गोल्ड कोस्ट कहा गया। कोडरमा के लोगों के लिए जन औषधि केंद्र वरदान साबित हो रहा है। अब तक जो लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दवाओं पर खर्च कर दिया करते थे, अब उनकी बचत हो रही है। पिछले 2 सालों से कोडरमा के सदर अस्पताल में जन औषधि केंद्र संचालित किया जा रहा है, जहां जेनेरिक दवाई खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इलाज पर होने वाले महंगे खर्चे से लोगों को राहत देने के लिए जहां केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, वहीं जन औषधि केंद्र भी सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर गरीब मरीजों के लिए वरदान बन गया है। कोडरमा सदर अस्पताल में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से लोग अपनी जरूरत के हिसाब से काफी कम कीमत पर जेनेरिक दवाइयां ले रहे हैं। फर्क सर हमको तो यही समझ में आया, बोले तो रेट यहाँ पर कम पड़ रहा है हमको, और दूसरी बात है दवाई तो जो बाहर से ले रहे वही सेम है। जैसे इंसुलिन हमको 250 मिलता है, वहाँ यहाँ 90 रुपये। सबसे बेहतरीन जो मोदी जी का जो अब तक जो योजना है, सबसे बेहतरीन योजना है। इस केंद्र में शुगर, बीपी और किडनी समेत अन्य बीमारियों के इलाज से जुड़ी दवाइयां यहाँ भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, जन औषधि केंद्र में अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाई भी उपलब्ध है। लमसम सारी दवाई आ चुकी है, उपलब्ध है। अभी सिर्फ कैंसर पेशेंट की दवाई आ चुकी है, लेकिन अभी वैसे कस्टमर नहीं है जो आए हुए हैं। जिस तरह डिमांड होता है उस तरह तुरंत उसको अरेंज करके दिया जाता है। कोडरमा सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि दवा के इस सस्ती दुकान में महंगी से महंगी दवाइयां 90% से 50% तक कम कीमत पर मिलती है। ब्रांडेड दवाइयों की जगह जिले के चिकित्सक भी अब मरीजों को दिए जाने वाले चिकित्सीय परामर्श में जेनेरिक दवाइयां लेने की सलाह देते हैं। यहाँ बहुत सारे पेशेंट जो है जो सीरियस अवस्था में भी रहते हैं, और उनका जो इलाज है उसमें जैसे एक अच्छा एंटीबायोटिक जो होता है वो सब सारा लिखते हैं, जो यहाँ अवेलेबल है, यहाँ से वो लेते हैं। उनका रिकवरी काफी अच्छा हो रहा है। कहते हैं बीमारियां आर्थिक हालात देखकर नहीं आती। पहले जब लोग बीमार होते थे तो खर्चे की सोच परेशान हो जाते थे, लेकिन अब लोगों के पास आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि केंद्र का कवच है जो उन्हें संबल प्रदान कर रहा है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। जामताड़ा महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा बेना गांव में 7 दिवसीय उन्मुखीकरण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जामताड़ा महाविद्यालय के विद्यार्थी 7 दिनों से बेना गांव में निवास कर रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े ये स्वयंसेवक समाज को स्वच्छ, सुंदर और सुदृढ़ बनाने के प्रयास में लगे हैं। स्वयंसेवियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित होकर ग्रामवासियों को
स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। हम लोगों ने बताया कि स्वच्छता आसपास साफ स्वच्छ रखें। हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो भी स्कीम चली आ रही है उन सभी का हमने जानकारी किया कि सबको लाभ मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। 7 दिवसीय कैंप किए थे जिसमें हम लोग बेना गांव गए थे और वहाँ के लोगों को जागरूक किए, स्वच्छता से जुड़ी हुई जागरूक किए। 7 दिवसीय एनएसएस के कैंप के माध्यम से इन स्वयंसेवियों ने बेना गांव में केंद्र और राज्य सरकार के स्तर से संचालित योजनाओं की भी जानकारी दी और लोगों से लाभ लेने की अपील की। एनएसएस प्रमुख काकुली गोराई ने बताया कि स्वयंसेवियों ने ग्रामीणों को स्वच्छता, आवास, स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं से अवगत कराया। राज्य स्तरीय एवं केंद्र स्तरीय विभिन्न योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी ली गई और उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि वह इन योजनाओं का भरपूर लाभ लें। अगर कहीं पर कुछ कमी हो रही है तो उसे किस प्रकार वो दूर कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी गई। एनएसएस की इकाई की ओर से चलाए गए अभियान के तहत ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य कौशल किशोर ने कहा कि स्वयंसेवियों ने 7 दिनों तक बेना गांव में निवास कर उन्मुखीकरण जागरूकता शिविर के माध्यम से लोगों को विभिन्न तरह की जानकारियां दी। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बारे में जानकारियां ग्रामीण प्रदेश में जाकर के दिया और बहुत सारी सरकार की योजनाओं को लागू करने की क्या नीतियां है, इसको ग्रामीणों को समझाया गया। इससे हर देश के हर नागरिक जागरूक हों और ग्रामीण परिवेश के लोग खास करके इससे लाभ प्राप्त करें। देश और समाज के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। युवाओं के छोटे छोटे प्रयास से बड़ा बदलाव आता है। इसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार ने युवा कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत की, जिसका ध्येय वाक्य है नॉट मी बट यू। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। स्वस्थ शरीर और सरल मन के लिए योगासन एक प्रभावी उपाय है जो शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। नियमित योग अभ्यास से न केवल शरीर लचीला और मजबूत बनता है, बल्कि तनाव, चिंता और मानसिक थकान भी कम होती है। आज के अंक में देखते हैं कुछ आसन जो कान की समस्या को दूर करने में मददगार साबित होते हैं। हम अपने कानों से बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ समझते भी हैं जब सुनते हैं तो, लेकिन इन कानों के स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं? और जब हम अपने कानों की देखरेख बंद कर देते हैं तो कानों से जुड़ी हुई समस्याएं होने लगती हैं। हियरिंग लॉस हो जाना, किसी के साथ साथ और अनेक समस्याएं हो जाना। आज हम कुछ ऐसे आसान से भारत योग के प्रैक्टिसेस जानते हैं जिनको करने से हमारे कान स्वस्थ रहेंगे और अगर कानों से जुड़ी समस्या हो भी गई है तो उसमें भी ये बहुत लाभकारी है। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे बहुत ही प्रचलित भ्रामरी प्राणायाम। यथा नाम तथा गुणा, भ्रमर गुंजन हमको करनी है इसमें। आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए। अपनी उंगलियों से अपने कानों के जो फ्लैप हैं, अब यहाँ पे भी क्या गलती करते हैं कुछ लोग, कान के अंदर उंगली डाल लेते हैं। वो अपने आप में बहुत अनहाइजीनिक है, ऐसा नहीं करना है। ये जो कानों का फ्लैप है इसको हमें बंद करना है। तो इस स्थिति में आना, कानों के फ्लैप को बंद कर लेना, नासिका से पूरा सांस भरना और सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन यानी भंवरे जैसी ध्वनि उच्चारण करना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखुआ में की मां गंगा की पूजा अर्चना। हर्षिल के सुंदर वादियों का लिया जायजा, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन। प्रश्नकाल में संबंधित मंत्रियों ने विधायकों के सवाल के दिए जवाब। भोजन अवकाश के बाद बजट अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। भाजपा विधायक दल के नेता के चयन की कवायद तेज। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद के लक्ष्मण बनाए गए पर्यवेक्षक। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राज्य के 5 दिवसीय दौरे पर। और रांची में डीजीपी अनुराग गुप्ता से मिले सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह। राज्य में तेज होगा नक्सल उन्मूलन अभियान। सिमडेगा में 4 नक्सली पकड़ाए।